नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि नव वर्ष 2025 आप सभी के लिए नई सौगात लेके आए। जो सपने आपने देखे हैं वो हकीकत में बदले और समस्त क्षेत्रों में आप विजयी भव रहे। सुना है कई लोग आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको दिखा दो कि बस आपके पढ़ने की देरी है। 2025 का ये डायलॉग आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग होने जा रहा है कि उन सभी आपके खिलाफ उठ रही अंगुलियों को सही दिशा दिखा दो और अपने आप को साबित करो कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। कोई आपका समीक्षा करने वाला पैदा नहीं हुआ है। आपकी समीक्षा केवल आप कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आप इतने ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में अपना कमबैक करो। आपकी जो भी फेल्यूर हैं उनको आप वॉश आउट कर दो और अपने किरदार को इतना खूबसूरत करो कि उसकी खुशबू से आपके नए चाहने वाले भी सुवासित हों और उनके मन से एक ही आवाज निकले, वाह क्या बात है। तो इसी आदर्शवादी वाक्य के साथ अब कुछ व्यवहारिक बातें भी कर लेते हैं। देखो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो उस बच्चे का अपना खुद का कॉन्फिडेंस होता है। हर बच्चा जब तक ये नहीं डिटरमाइन कर पाता है, जब तक ये डिसाइड नहीं कर पाता है, जब तक वो खुद को जीत की ओर अग्रसर मान नहीं लेता है, तब तक उसके सारे उपाय और सारे बूस्टअप जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उनका कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले कि आपको पास होना है और इसके लिए आप जितना बेटर कर सकते हो वो आप करिएगा। अब इसमें आपको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है वो आपके अधीन नहीं है। ये पूरी तरीके से परिणाम निरपेक्ष कर्तव्य है जो निष्काम कर्मयोग के तुल्य है। यानी आपका अधिकार केवल आपकी पढ़ाई पे है। आप एक बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप अगर इस भाव से पढ़ेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। आज हम बात करेंगे व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024-25 के अंदर किस तरीके से आप लोग अपना एक बेहतर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, किस तरीके से आप एक बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग करें, फील्डिंग करें, अपनी तैयारी के साथ में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे करें जिससे कि आपको निष्कंटक और बेहतरीन सफलता अर्जित हो। आवश्यक नहीं है कि हर उठने वाला कदम सफलता की ओर जाए, लेकिन हर उठने वाला कदम आपको एक विश्वास की ओर ले जाता है और यही विश्वास जो है वही तो सफलता है। आपके जैसे ऐसे बहुत सारे होनहार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से फेल नहीं होना चाहता है। किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है कि वो असफल हो। हर व्यक्ति अपनी सफलता के आदर्श को स्थापित करके ही उस पथ पर अग्रसर होता है, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। जब पद कम हो तो सफलता का प्रतिशत निसंदेह गिरता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे पद के साथ में वहां पे स्टक हो सकते हैं उसमें, लेकिन अगर पद कम होते हैं तो फिर उसके प्रतिशत गिर जाता है। अब ऐसे में हमारे पास में हम बेहतर क्या कर सकते, वही हमारा एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वही हमारी सफलता है। और वहां पे हम अच्छा नहीं कर पाए वही हमारी असफलता है। मलाल नहीं हो किसी चीज का कि मैंने अच्छा नहीं किया, उसके बाद में नहीं होता है तो गॉड नोज, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। ये आस्था का विषय है कि हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा। आपके तर्क का विषय है कि आप एक बेहतरीन तैयारी करें। बस जो आपके हाथ में है वो आपकी एक बेहतरीन तैयारी है। वैसे हर बच्चे का पढ़ने का अपना एक स्टाइल होता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति के लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होते हैं। इसलिए कोई सार्वभौमिक रूल बनाना पढ़ाई का और किसी सार्वभौमिक निष्कर्ष पे पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण बात है। इसके बावजूद भी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको एक छोटा सा रोड मैप देना चाहता हूं, जिससे कि आप व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है 2025
उसमें आप किस तरीके से एक बेहतर समन्वय के साथ अपना काम करें। 24-25 इसको लिख देते हैं हम, क्योंकि 24 में एडवर्टाइज हुआ है और 25 जो है आपका नववर्ष में आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। और इसका डेट आप सभी लोगों को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से मिल गया होगा। किसी भर्ती परीक्षा को लेकर रणनीतियां मैं जनरली नहीं बनाता हूं, और मैं इसलिए नहीं बनाता हूं कि हर बच्चा जो होता है उसका अपना एक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। बच्चा अपने मेंटर्स में, अपने टीचर्स में बिलीव करके फिर अपनी स्ट्रेटजी को डिस्ट्रॉय करके कुछ नया प्लान करने की कोशिश करता है, जो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। ऐसे बच्चों के जो निष्ठावान होते हैं, स्टांस डिवोटी होते हैं अपने ट्यूटर्स के लिए, अपने मेंटर्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने रोल मॉडल्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो सुटेबल टाइम टेबल आपके लिए बना हुआ है आपकी डायरी में या फिर आपकी जहन में, आप उसको फॉलो करते रहें। हर व्यक्ति का यूनिक स्टाइल होता है और सब स्टाइलों का एक ही लक्ष्य होता है, कामयाबी। तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है कि मैं जो कहूं वो वही आप फॉलो करें, या कोई XYZ कह रहा है वही आप फॉलो करें। जो बच्चा होता है वो परीक्षा के दिन किसी टीचर से ज्यादा ज्ञानवान होता है, और जो बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है वो अपने मेंटर्स से भी अच्छी स्थिति में चला जाता है। हाँ, फर्क इतना होता है कि वो बच्चा डरा होता है, आशंकित होता है, उसे लगता है कि पता नहीं ये नौकरी कितनी बड़ी चीज है। बस इसी डर का फायदा जो है कई लोग उठा लेते हैं, और जो बच्चा इस तरीके से डर जाता है वह बच्चा अच्छा करके भी अंडर परफॉर्म कर देता है। तो सबसे पहले एग्जाम का जो एक फियर जो होता है आपके, वो उसको आपको निकालना बहुत जरूरी है। और एग्जाम का फियर निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट जो माध्यम है वो होता है, हमें एक तो लगातार अपने जो स्टडी पैटर्न है, जो टाइम टेबल है, जो आपका सिलेबस का आपने फ्रेमिंग बनाया हुआ है, उस पैटर्न को फॉलो करते रहें। अगर कहीं से कुछ अच्छी बात लगती है तो आप उसको अटैच कर लो, और अगर आपको अच्छी बात नहीं लगती तो आप डिटेच कर लो। आप अपने रास्तों को ना बदलेंगे। मार्गदर्शक जो होते हैं वो आपका सहयोग कर सकते हैं, आपका नेतृत्व आप खुद ही करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपके बनाए रास्ते आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, दूसरों के बनाए रास्ते उनके माइंडसेट से हैं, तो आप उसको अक्सर तय फॉलो ना करें, बेहतर यह होगा। अब एक कामयाब व्यक्ति कोई बात कह देता है तो वो प्रामाणिक है, और अगर कोई व्यक्ति जो पहली बार या एक दो असफलताओं के बाद में उसको फॉलो कर रहा है तो उसे थोड़ा सा डर लगता है कि हो सकता है जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। असफलता हमें कई कारणों से मिल सकती है, जब हमारी स्ट्रेटजिक फेल्योर होती है, या फिर हम उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं, हम इमोशनली डिस्चार्ज हो जाते हैं, और या फिर हम इमोशनली बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से हमारी जो बौद्धिक प्रभाग है उसको थोड़ा सा धक्का लगता है। तो इसके ऊपर सबसे बेहतर जो चीजें हैं वो यही हैं कि एक तो आप जरूरत से ज्यादा अपने आप को बहुत जिम्मेदारी पूर्ण व्यक्ति ना माने, बहुत ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति ना माने कि मेरा तो होगा तो ही जरूरी है, अगर मेरा नहीं होगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा इस दुनिया में, जिनका हो गया है उनका भी कुछ नहीं हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी कुछ नहीं हुआ। सब इसी प्लेनेट पे घूम रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। कुछ दिन बाद में ये सब चीजें भी आपको बहुत ही बेमानी सी लगेंगी कि जिन चीजों के लिए हम इतने ज्यादा पैनिक थे वो वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थी नहीं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छी मेहनत करने वाला कोई बंदा मैंने आज तक फेल्यूर नहीं देखा है। अब आप इस मेरी बात से सहमत हो या ना हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि होमो मेंसूरा है, हर व्यक्ति का अपना एक चॉइस होता है। देखो, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर जीके का है और दूसरा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। क्या नंबरिंग है, कितना वेटेज है, दिस इज नॉट माई बिजनेस, दिस इज नॉट माई कस्टम। एवरी student who is completely committed with his preparation is completely knowing about these all things, right? तो मेरा ये मानना है कि हम दोनों चीजों पे बात करेंगे। स्टडी मटेरियल क्या हो इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा आपको यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल अगर मैं बता दूं कि ये चीज है तो अभी आप इस शेप में हैं कि आप अपने मटेरियल को बदलने की कोशिश करेंगे।
तो जो भी आप पढ़ रहे हो, आप सजग हो, विभिन्न माध्यमों के द्वारा आपको इन सब चीजों का पता है कि कैसे करें। अब एक मुद्दा आता है कि जो पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग पेपर है, सेकंड भी क्वालिफाइंग। मिनिमम जो 40% का हमारा क्राइटेरिया फिलहाल तक जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंटेड है और ये इसके अंदर मैंडेटरी है। अगर ये मैंडेटरी रहता है तो फिर हमारे लिए ये बेहद जरूरी है कि पेपर का लेवल जो सेकंड पेपर है उसके अंदर तो 40% हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में जो ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं और जो बच्चे सेकंड सब्जेक्ट के हैं ऑप्शनल में, जैसे साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। और तो सबको यहाँ पे एक छोटा सा लोचा है। 40% मार्क्स का एक बहुत बेहतरीन फ्रेमवर्क मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। चाहे तो आप पूरा का पूरा अपने हिसाब से फॉलो करें और थोड़ा बहुत अगर आपको यूजफुल लगे तो आप इसको ले सकते हो। देखो, इसमें हमारे कुछ एक ऐसे पोर्शन है जैसे कि हिस्ट्री है, जैसे कि मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, हिस्ट्री है और करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट और हिस्ट्री, ये 3 ट्रम्प कार्ड है इसके अंदर। ये मेरे हिसाब से हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, ये कॉमन है। अब इसके अंदर बाद में जो भी चीजें बचती हैं कि जैसे मान लो आपकी पॉलिटी है, इसके बाद में आपकी ज्योग्राफी है और उसके बाद में आपका जो भी रिमेनिंग रेस्ट पार्ट है, लैंग्वेजेज हैं, आपकी हिंदी वगैरह है, इंग्लिश है, फिर मैथ्स प्लस रीजनिंग, जो भी व्हाटएवर। तो इन सारे पार्ट्स के अंदर आप ये देखिएगा कि ये तो कॉमन हो गया कि हिस्ट्री एक 15 क्वेश्चंस के साथ में ये आ रहा है, यहाँ भी लगभग ये इसी लेवल पे चले जाएंगे। करंट अफेयर्स है वो भी 10 के आसपास रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्पीयर यहाँ पे होता है। पॉलिटी के 5 प्लस माइनस हो जाएंगे, ज्योग्राफी का भी कुछ ऐसा ही आ जाता है और लैंग्वेजेस का भी कुछ ऐसा आता है। तो इस तरीके से अब साइंस का बच्चा क्या करे, साइंस के बच्चे को चाहिए कि वो मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में थोड़ा फेमिलियर रहेगा, तो 3 स्पेयर तो वो उठा लेगा और बाकी के 3 ये कर लेगा। तो एक बहुत अच्छा सा उसके पास में एक बढ़िया सा मटेरियल हो जाएगा और कुछ एक चीजें वो चाहे तो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है अपनी पसंद से। बड़े पेपर के अंदर आप थोड़ा सिलेक्टिव होके पढ़ते हैं तो आप ज्यादा अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और ऐसा ही ह्यूमैनिटी के जो बच्चे हैं उनकी समस्या होती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है। तो इन बच्चों को चाहिए कि वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं। अगर उनका हाथ थोड़ा कंजूस है इस मामले में तो थोड़ा रीजनिंग को देख सकते हैं और बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला जो पार्ट है, लैंग्वेज वाला तो कर ही लेंगे, इनको टच कर सकते हैं। और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 स्पीयर है जहां पे वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति होती है। जैसे कई स्टूडेंट्स को मैंने बहुत पहले भी बताया था, एक बार 2015 के आसपास में स्कूल लेक्चरर में कॉमर्स में बहुत अच्छी भर्तियां आई थी, तो कुछ बच्चे मेरे पास आए कि सर इस तरीके से जो है हम ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने उनको ये प्लान बताया था और कॉमर्स के वो बच्चे जो थे वो लगभग एक 15-20 का एक समूह था और उसमें से लगभग 8-9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसमें बहुत अच्छे स्कोर करके वो बच्चे जो है अपना एक जुगाड़ करके ले गए पढ़ाई का। तो ये एक अच्छी चीज होती है जब हम थोड़ा सा यथार्थ स्तर पर प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ी चीजों को आदर्श से निकल के और व्यवहारिक स्तर पे और आदर्श स्तर के ऊपर जैसे सोचते हैं तो चीजें कुछ अच्छी निकल के आती हैं। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म यथार्थवादी थे, इसलिए वो उपनिषदों और जो हमारे जो वैदिक जो धर्म था उससे ज्यादा पॉपुलर हुए थे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली जो है चीजों को थोड़ा ज्यादा एक्सेस किया था। तो वो थोड़ा सा आप कर सकते हो इसके अंदर। तो ये वाला पोर्शन है, इसको तो हिस्ट्री को आप नहीं छोड़ सकते, मैनेजमेंट को आप नहीं छोड़ सकते, करंट अफेयर्स को आप नहीं छोड़ सकते और बाकी जो आपका साइकोलॉजी वगैरह का जो पार्ट है वो आप रूटीन में देख लें मोटे मोटे तौर पे, जितना भी जो कुछ भी आप कर पाते हो उस हिसाब से। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का बच्चा जो है वो ज्योग्राफी से फेमिलियर रहेगा तो थोड़ा उसको देख सकता है। और जहां भी आपकी हाथ में थोड़ी तंगाई है या आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ एक ऐसे पोर्शन होते हैं जहां पे हम अच्छे नहीं होते, परफेक्ट कोई नहीं होता है,
तो उनको छोड़ना चाहिए और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं इसका। सिविल सर्विसेज मेंस जो प्रीलिम्स होती थी, आईएएस का जो प्री होता है, वो जब मैं देता था तो उस समय हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था और एक जनरल स्टडी का पेपर होता था। तो जनरल स्टडी का जो पेपर था उसके अंदर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था मोस्टली, अब चूंकि वहां पे 150 क्वेश्चन होते थे और 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करने पड़ते थे, और सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता था वो बहुत ही लेंथी होता था और उसमें ऑप्शंस जो थे वो बहुत टिपिकल आते थे। तो अगर आप एक बार में पढ़ के निकल गए तो भी आपके कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। आप दोबारा तो किसी क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि लंबे ऑप्शन के साथ में अगर आपके 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं तो कुछ क्वेश्चन छूटने हैं। तो मैं ये डिसाइड करता था कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन टाइम लेंगे, तो मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को छोड़ देता था, उनको बिल्कुल ही छोड़ देता था। लगभग 20-22 क्वेश्चन आते थे वो, तो मैं उनको पूरी तरह के छोड़ के फ्री हो गए। उसके बाद में मैं बहुत अच्छा कर लेता था, और जो बच्चे उनमें उलझते थे वो मेरे से बेहतर होते हुए भी जनरल स्टडी के अंदर इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे। तो ये एक थोड़ा सा जो मैं कहूंगा इसके अंदर होता था, एक बहुत एक स्मार्ट प्लान होता है जो हमें करना चाहिए होता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे तो निसंदेह आपका काम है वो चलेगा। तो ये प्लान आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और नहीं लगे तो कोई खास बात नहीं है। आप जैसा कर रहे हैं करते रहिएगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बेहतर कर रहे हो, तो आप हमारे प्लान को भूल जाइए और नेक्स्ट में किसी जरूरतमंद बच्चे को बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आता है कि सेकंड पेपर में किस तरीके से क्या करें। सेकंड पेपर में अगर हम बात करें तो हर सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का जैसे हमारे पोर्शन है, जैसे एंशिएंट इंडिया है, फिर मिडिवल इंडिया है, और फिर मॉडर्न इंडिया है, और मॉडर्न वर्ल्ड जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं अपन लोग, और राजस्थान की हिस्ट्री है, और छोटा मोटा आईसीटी का पोर्शन है। ये हमारा इसमें रहेगा। तो हिस्ट्री की इस पोर्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत, जो आपको सबसे अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके अंदर आपके क्वेश्चन 35 to 40 के बीच में जनरली आ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, बहुत स्कोरिंग है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ क्लासेज के अंदर तो मैं प्राचीन भारत को सबसे पहले पढ़ाता हूँ, ये मेरा फेवरेट जोन है, और उसके बाद में मैं इसमें मॉडर्न इंडिया जो है उस वाले पोर्शन को पढ़ाता हूँ। तो ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। मॉडर्न इंडिया भी बहुत अच्छे स्पीयर में आती है, और उसके बाद में आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इस वाले पोर्शन को मैं पढ़ाता हूँ। हालांकि आजकल इसका वेटेज कम हो गया है, और उसके बाद में फिर ये मध्यकालीन और राजस्थान वाला है। राजस्थान आप कमोबस सभी एग्जाम्स के अंदर पढ़ते हैं, और तो कोई बहुत बड़ा इश्यू इसमें रहेगा नहीं। और उसके बाद में आपका जो है आईसीटी वगैरह जो है, जो भी इसमें आता है ये है। तो ये स्पीयर ये सबसे हॉट है। और उसके बाद में मॉडर्न इंडिया आप पढ़िएगा, फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत स्कोरिंग स्पीयर है। मध्यकालीन से एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जनरली कर सकते हैं इसको। और उसके बाद राजस्थान अगर आप कर लोगे इजी वे में, जैसा कि बाकी लोग कर पाते हैं, तो आपको करना चाहिए। अगर बहुत मोटा क्वेश्चन आपका यहाँ से खराब होता है तो निश्चिंतः आप जो है दौड़ के अंदर पीछे चले जाएंगे। अब इनके सोर्सेस क्या है इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं करूंगा। जो आप ऑलरेडी अपना मटेरियल पढ़ रहे हैं, कोई भी कोचिंग से अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां के नोट्स सफिशिएंट है, जो है टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो निसंदेह आप उनकी मेंटरशिप और उनका जो भी मटेरियल है जो आप पढ़ना चाहें पढ़ते रहिए। और एक्सपेरिमेंटल ज्यादा ना बने, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपको कुछ नई चीजें देखनी चाहिए तो दरवाजे तो बंद ना करें। आप चाहें तो कुछ चीजें अच्छी हैं कहीं से ले भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जरूरी नहीं है कि किताबों के ऊपर खर्च किया गया पैसा हम कैलकुलेटिव लेवल पर ही या पढ़ाई के पे जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको लेकर हम कहीं भी बहुत ज्यादा ये ना बने कि यार नहीं अब तो क्या मतलब है, 5 महीने है, 6 महीने में तो गेम चेंज हो सकता है भाई।
स्पीड का ही तो मामला है। किताबें सबके पास होंगी, मटेरियल सबके पास होगा, कोई उसको इधर से पैसिव में पढ़ा देगा, कोई एक्टिव में पढ़ा देगा। हिस्ट्री कोई अपने हिसाब से तो क्रिएट होती नहीं है। हिस्ट्री तो जो है सोर्सेस के बेस पर उसी को लिखा गया है, चाहे कोई गाइड हो चाहे पुस्तक हो, तोड़ मरोड़ के इधर आगे पीछे करके सबका एडजस्टमेंट होता है। ये सब आप और हम सभी जानते हैं। बच्चे पूछते हैं कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं, तो सीधी सी बात है, प्रश्न तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछने वाला पूछता है और बताने वाले को पूछा जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो कुछ होने की जरूरत है नहीं। प्राचीन भारत में जो मेरे टाइम में जो अच्छी बुक्स थी वो केसी श्रीवास्तव सबसे बेस्ट अच्छी जो है यहाँ पे बुक रही है। इसके अलावा हम वीसी पांडे को भी पढ़ा करते थे, जो आजकल झा श्रीमाली है। ये बहुत बेसिक बुक्स हैं जो डीयू यूनिवर्सिटी की बुक है, और आजकल लोग इनको नहीं पढ़ते हैं। इन्हीं बुक्स को कई बुक्स और कोई नेट के पेपर्स वगैरह या बाकी जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के पेपर हैं, जो पीछे के पीसीएस वगैरह के पेपर हैं, उन्हीं से बना बना के कुछ हमारी मार्केट में नई गाइड्स भी हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। आर्य कंपटीशन है, इसमें सबसे बेहतरीन गाइड है जो हमारे ही दोस्त और हमारे सीनियर्स के द्वारा बनाई गई है। और अध्ययन काल में जब हम लोग पढ़ते थे तो इस दौरान हमारे जो भी नोट्स वगैरह जो इधर उधर से हमने असेंबल किए थे, उन सब का भी सार इसके अंदर है। तो वो एक अच्छी गाइड के रूप में है, तो वो तो पूरे एरिया को कवर कर सकती है। तो प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव है, वीसी पांडे थी, झा श्रीमाली है। आजकल और भी अच्छी बुक्स हैं जो मार्केट में गूंज उनकी सुनाई देती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी मटेरियल पढ़ें उस मटेरियल को प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, मेमोराइज आप कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी वो स्मृति में है या नहीं, आप उसका रिवीजन प्रॉपरली कर पा रहे हैं नहीं, क्या आपके पास में ऐसी छोटी छोटी बाइट्स हैं या नहीं जिनके सहारे आप उसको देखकर पूरे मटेरियल को मेमोराइज कर सकें। आपके पास ऐसा सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो ये है मध्यकालीन भारत में जो है मॉडर्न इंडिया की अगर अपन बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया के अंदर हमारे टाइम में आर एल शुक्ल बहुत अच्छी बुक हुआ करती थी। आजकल मार्केट से लुप्त सी हो गई है, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें पढ़ने का और एक बहुत ही थ्योरेटिकल जो है इसके अंदर लिखा गया था, तो वो आसान नहीं होता है। इसके अलावा जैसे यशपाल ग्रोवर एक छोटी बाइट्स के रूप में जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसके अलावा मार्केट में आजकल परीक्षा वाणी के नाम से कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हो। अरविंद भास्कर की बुक है, वो भी एक्सेसिबल है यहाँ पे, आप उसको भी देखें, एक अच्छी बुक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है जैन माथुर सबसे बड़ी बुक है, उसी के सहारे बाकी गाइड्स बनी है, मटेरियल बने हैं। जब हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते थे तो आरएस मेंस में जो मैंने नोट्स बनाए थे इसी बुक से बनाए थे। और इसके बाद में फिर कुछ गाइड्स भी हैं, जैसे कि मेरी खुद की गाइड है आरबीडी पब्लिकेशन के साथ में, विश्व का ऐतिहासिक परिचय, जिसको पढ़ के जो है अपने बैच के जो बच्चे हैं वो लगभग सिंगल डिजिट में रैंक लाते रहे हैं। और उसी मटेरियल को फिर मैंने पब्लिश करवा दिया। और इस बार जो है हमारे लिए एक सुखद संयोग ये भी रहा कि भवानी जो सहारण जो था, जिसने फर्स्ट रैंक स्कोर किया था, वो केवल और केवल वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरी ही किताब के सहारे था। तो और क्यों ना हो, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल इस एक एसेंस के रूप में बनाया हुआ है, तो आप आराम से वो देख सकते हैं। इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन की गाइड भी है, और अरविंद भास्कर की गाइड तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आप सभी लोग जानते ही हैं, वो भी मेरा स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा लिखा उसने भी। और नाथ वाली भी बहुत अच्छी है, मेरे वाली भी अच्छी है। सबसे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो जैन माथुर है। उसके बाद में और थोड़ा कम पढ़ना चाहते हो तो अरविंद भास्कर की है। उससे थोड़ा और कम पढ़ना चाहते हो तो नाथ पब्लिकेशन की है। और बिल्कुल सबसे कम पढ़ के और अपने को संतुष्ट करना चाहते हो तो वो मेरे वाली है। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव जो है ओरिएंटेड गाइड है, तो उसको आप इसमें देख सकते हो। और बोर्ड की बुक्स हैं वो तो आपको सभी डिसिप्लिन में यहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है। और उसके बाद मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र वर्मा जो है वो एक बहुत ही अच्छी बुक है। सिविल सर्विसेज तक की मैं आपको बुक्स बता रहा हूं, जो बच्चे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं और कल को आप अगर इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो आजकल एक सूचनात्मक ज्ञान सब जगह पे है। गाइड और बुक्स में या फिर अच्छे मेंटर में, टीचर में क्या फर्क होता है?
बहुत कुछ पढ़ लेना ज्ञान नहीं होता है। कई बच्चों को ये होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बहुत बड़ा बड़ा मटेरियल, बहुत बड़े बड़े पोथे लिखकर अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं कि साहब मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। तो ऐसा नहीं होता है। आपका लिखा हुआ, आपका जाना हुआ मटेरियल आपको परीक्षा के दिन कितना याद है, स्कोर आपका तब हो पाएगा। हम लोग जब पढ़ते, जब मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस बता देता हूं आपको। मैं साइंस का स्टूडेंट था और बीएससी बायोलॉजी का मैं टॉपर स्टूडेंट रहा। तो मुझे एमए हिस्ट्री में जब मैं स्विच किया, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें नंबर नहीं आएंगे, 55% नहीं बनते, ये नहीं, और मैंने टॉप किया। कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। हमने अपनी एक स्ट्रैटेजी, हमने अपना एक स्मार्ट वर्क किया, और मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैंने 21 दिन के अंदर एमए प्रीवियस टॉप कर दी। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोग माने नहीं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं। भाई कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। बाजीराव जो है, जब 14 दिन का सफर 2 दिन में तय कर सकता है, गुजरात अभियान के ऊपर अकबर जो है वो 9 दिन में जा सकते हैं, तो तुम 6 महीने में बेहतर क्यों नहीं कर सकते? जब हमने जेआरएफ नेट निकाला तो लगभग 3 महीने की तैयारी में कर दिया। जब आप जुनून के साथ पढ़ो, विद्या आपकी व्यसन हो और आपकी आदतें पढ़ाई हो, आपका खान पान, आपका इतिहास हो या और कोई सब्जेक्ट हो, तो क्यों नहीं कर सकते आप कुछ भी कर सकते हो। इंसान इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहा है। या वो तो उस फ्रेम में चलो जो एक आइडियल लेवल पर लोगों ने बना दी है और उसी का पीछा करते रहो आप, या फिर आप एक नए रास्ते बनाओ जिनके ऊपर दूसरे लोग चलें और आपकी मिसाल दें कि भाई हाँ। तो आप ऐसी मसाल जलाओ जिसे लोग आपकी मिसाल दें। राजस्थान के लिए आपको देखना है, इसमें और भी है। मध्यकालीन भारत के अंदर आपके एलपी शर्मा भी एक बहुत अच्छी बुक हुआ करती थी। ऐसे मैंने एएल श्रीवास्तव भी पढ़ी थी इसके अंदर, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की भी। इसके अलावा पुरानी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है इनमें। मैं जो न्यू बिगिनर बच्चे इसको देख रहे हैं, जो अभी अपना फ्यूचर तलाशना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में भी इवन, और किसी जो है प्रोफेसर का एग्जाम में या फिर फोर्थ कमिंग स्कूल लेक्चर के एग्जाम में, उनके लिए भी सिमिलरली यूजफुल है ये सब चीजें। राजस्थान के अंदर जो है वो जो गोपीनाथ शर्मा जी की है, और इसके अलावा जैसे गाइड के अगर अपन देखते हैं तो आपके पवन भवरिया की जो नाथ पब्लिकेशन की है उसको आप देख सकते हो, बहुत बेहतरीन गाइड है, तो आराम से करिएगा। और आईसीटी के अंदर जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आप उसको करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास में जो भी मटेरियल है उसको आप कर सकते हो। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑफलाइन के हों चाहे ऑनलाइन के हों, उनको पता ही है कि क्या पढ़ना है। कुछ ज्यादा आपको डाइवर्ट होने की जरूरत है नहीं। और जो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों को वही पढ़ना है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और आपके पास में वही मटेरियल है जिसको पढ़ के राजस्थान की शीर्ष रैंक जो है आपके अग्रगामी बच्चे, आपके बड़े भाई बहन अचीव कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइंटिफिक एटीट्यूड पे मैंने खुद ने डिसाइड की कि बहुत कम टाइम में और बहुत ज्यादा चीजों को एक्सेस कर लेना ही एक ज्ञान होता है। एक्चुअली मैं मानूं कि ऐसे तो बहुत लंबा टाइम लेके तो कोई भी पास हो सकता है, आप उसमें एक अच्छा सा कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे दें, उसी का नाम तो कंपटीशन है, उसी का नाम तो सफलता है। आप साल भर पढ़ के भी उतना नहीं हासिल कर पाते जितना 5-6 महीने में बच्चा कर सकता है, और ये कर सकता है बच्चा। यही तो फर्क है आपके भरोसे में और आपकी वास्तविकताओं में। और जो लोग इस पे भरोसा ही नहीं कर पाते, वास्तविकता लाने के लिए पहले भाव होना जरूरी है, भाव के बाद में द्रव्य होना जरूरी है। भाव बंद और द्रव्य बंद, ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं ना, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव आश्रव द्रव्य आश्रव। जैसे जैनिज्म आप पढ़ते हो तो उसके अंदर पहला जो होता है क्रियमाण कृत। क्रियमाण कृत का मतलब होता है किसी भी चीज का भाव उत्पन्न होना, और बहुरत का मतलब होता है कि वो कार्य होना। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों होते हैं, ये भाव और द्रव्य द्विविध होते हैं। पहले किस चीज का भाव आता है, उसके बाद में वो एक्ट होता है। तो वास्तविकता बनने के लिए पहले उसका भाव आना आवश्यक है। अब ये तो हो गया स्टडी मटेरियल का। अब हम बात करते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज वगैरह जो है उसका हमें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं टेस्ट सीरीज क्या है। तो देखो, मैं मोस्टली तो मैं इन सब चीजों का ज्यादा फेवर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छी संस्थान से
या अच्छे प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा कोई टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, चाहे वो निःशुल्क हो चाहे पेड हो, आप अपने प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसमें अगर आपका स्टडी शेड्यूल डिस्टर्ब होता है और आप बहुत कुसमायोजित हो जाते हो, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, तो आप स्विच भी कर सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज लेने में कोई इश्यू नहीं है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत आपको 1500 या जो भी रुपए लगते हैं तो आप उसमें लगा दीजिएगा। आपको बेहतर लगता है तो आप एग्जामिन करके देख लीजिएगा। आपको मलाल नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ऐसा किया नहीं है। मलाल हो जाएगा तो उसके बाद में इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज में ये भी देखना कि टेस्ट अगर आप प्रॉपरली तैयारी के साथ दे रहे हो तभी आप अपना इवेल्युएशन करना कि हाँ मैंने प्रॉपरली किया है। अगर आप पढ़ रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री और टेस्ट एंशिएंट इंडिया का है तो आसान नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली कर सको, फिर आप डिमोरलाइज होते हो। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आपको देखना है कि आप उसी फ्रेम में हो या नहीं हो जो कंपटीशन में टेस्ट आपका आयोजित किया जा रहा है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चल के वो टेस्ट दे के आए हो या नहीं। हर व्यक्ति को अपनी कमी और अपनी जो अच्छाइयां हैं उनका पता होता है, वो किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मॉड्यूल आपका रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी चीज को कितना समय दें और कैसे उसको हम क्या करें। हर व्यक्ति का अपना एक टाइम फ्रेमवर्क होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो मैंने एक आपको शेड्यूल बताया है कि एंशिएंट इंडिया को हमें सबसे पहले समेटना चाहिए, उसके बाद मॉडर्न इंडिया पे काम करना चाहिए, उसके बाद हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पे काम करना चाहिए, लास्ट में हमें मिडिवल इंडिया है उसके ऊपर काम करना चाहिए, और सबसे लास्ट में राजस्थान ICT वगैरह इन पे काम करना चाहिए। और जो भी आप अध्ययन क्षेत्र में पढ़ रहे हो उसको आप थोरोली पढ़ो। साथ में आपको अपना फर्स्ट पेपर भी चलाना है। आपको लगभग मैं कहूंगा कि शुरुआत के अंदर तो आप 60-40 के करीब टाइम देते रहें, और उसके बाद में जो अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो इधर प्लस माइनस कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पर है पूरी तरीके से। और बहुत ज्यादा जो मैटर है उसको बदलने की कोशिश ना करें। एप्रीग्रे का भाव इसमें जरूर रखना है। एप्रीग्रे का मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको इनपुट मिल जाते हैं इधर उधर से कि साहब फला आदमी का जो है वो मटेरियल बहुत अच्छा है, उसका गाइड बहुत अच्छा आ गया, उसने एक ऐसी क्वेश्चन बैंक निकाल दी है जिसमें से माल ही माल आ रहा है। कोई माल नहीं आता भाई साहब। जब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको कंटेंट प्रॉपरली नहीं आ रहा है। और आप क्या हुआ कि 2-4-5 चीजों को रटने का प्रयास करेंगे बिना कंसेप्ट के, तो आप कर भी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली प्रोफेस शुड बी देयर बाय मेंटर, नॉट टीचिंग। टीचिंग इतना प्रॉपर नहीं होता है। टीचिंग का मतलब होता है कि somebody is providing to you some information, that is teacher. But if somebody is providing to you profess material को जो प्रोफेस कर रहा है आपको एक पर्सपेक्टिव में आपको लर्न करवा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि 2.5 घंटे के अंदर जिस बच्चे को सारी हिस्ट्री याद होती है वो हिस्ट्री का कहता है। मैंने एक मिडिवल के ऊपर सल्तनत और मुगल काल दोनों पे रीट स्पेशल क्लासेस का 2-2.5 साल पहले एक रिवीजन किया था। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं ऑलमोस्ट। उसके अंदर पूरा मिडिवल जो है उसको कवर किया गया 4 घंटे में। तो वो मेरी एसेट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से हमें कौन कौन से एक्चुअल जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको कैच करना है, किस तरीके से हमें ग्रेब करना है सफलता को। बहुत चीजों को पढ़ लेना, जान लेना, ऐसी उठपटांग चीजों को लिख लेना या पढ़ा देना कोई ज्ञान नहीं होता है। वो तो आप कहीं से भी 10-5 किताबों को लेके बैठ जाओगे इधर उधर चीजों को जुटा के, और खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और दूसरे बच्चों को भी कंफ्यूज करोगे। तो ये सब चीजें थोड़ी सी एप्रीग्रे के स्तर के ऊपर टीचर और स्टूडेंट दोनों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को एटलीस्ट उस पाथ के ऊपर जरूर जो है प्रिवेलेंट किया जाए कि कम से कम उसको मंजिल तो मिले, वो भटके तो नहीं। तो ये जरूरी है हर बच्चे को, हर टीचर को भी, कि वो अपने इन संसाधनों का बेहतर से प्रयोग करे और एक इतिहास में एक ऐसा अच्छा स्टूडेंट तैयार करे जो भविष्य का निर्माता हो और भविष्य के लोगों को राह दिखा सके। तो मेरे हिसाब से ये एक इतिहास बोध का एक छोटा सा सेगमेंट जो हमने डिस्कस किया है, ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। अब याद कैसे करें और कैसे करें, तो मेरा ये मानना है कि मोटे मोटे तौर पे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो बच्चे इस लेवल पर अभी पढ़ रहे हैं उन सबको पता है। कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ते रहें, प्रफुल्लित होकर पढ़ते रहें, अनावश्यक दबाव अपने पे ना रखें
और बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां ना लें अपने ऊपर कि ऐसा मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब चलता रहता है, लाइफ ऐसे ही है। इस बार अच्छा करो, कम पोस्टें हैं तो जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो आपका चांस है उसके लिए आपकी बेहतर जो है संभावनाएं होंगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सदैव आपसे जुड़ा रहूंगा। और धन्यवाद सभी का। और भी कोई समस्या हो तो हम बातचीत करते रहेंगे। बाय।